आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरलाइंस के एयरबस 300 की, जो कि फेमस था फ्लाइट IC 814 से। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. हम जानेंगे फुल स्टोरी ऑफ फ्लाइट IC 814 के हाईजैक की, कैसे 176 पैसेंजर 15 क्रू मेंबर की हंसती खेलती जिंदगी ने यू टर्न ले लिया था। इन लोगों को नहीं पता था कि 1 घंटे 40 मिनट का सफर कैसे 7 दिनों में बदलने वाला था, और इन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि सभी लोग इस सफर को पूरा नहीं करने वाले हैं। मतलब इनमें से तो कुछ लोगों की हत्या होने वाली थी। क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए घर आ रहे ये लोग नहीं जानते थे कि वो न्यू ईयर पर ही घर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका क्रिसमस तो भगवान ने कहीं और ही लिख रखा था। तो चलिए जानते हैं भारत के एकमात्र और सौभाग्य से आखिरी प्लेन के हाईजैक की सच्ची कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। चौबीस दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC 814 नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काठमांडू से नई दिल्ली के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 176 पैसेंजर सहित प्लस 13 क्रू मेंबर के साथ रवाना होती है। इसमें से ज्यादातर भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन करने आ रहे थे। फ्लाइट के कैप्टन थे देवी शरण और को पायलट थे राजेंद्र कुमार एंड फ्लाइट इंजीनियर थे AK जगिया। तो फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद जब ड्रिंक सर्व किया जाता है, क्योंकि छोटी जो फ्लाइट होती है उनमें ये ड्रिंक का काम बहुत तेजी से किया जाता है, तो तभी एक नाटे कद का व्यक्ति मास्क लगाए हुए खड़ा होता है और पिस्तौल को तान देता है और प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी देता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति हरकत नहीं करेगा। फिर वो जल्दी से कॉकपिट में घुस जाता है जहां पर कैप्टन बैठे होते हैं। कैप्टन देवी शरण पर गन तान देता है और कैप्टन देवी शरण समझ जाता है कि उसका प्लेन यानी कि इंडिया का पहला प्लेन हाईजैक हो चुका है, और हाईजैकर उनको कोई भी मूवमेंट करने से मना करते हैं और कहते हैं कि प्लेन को वेस्ट की तरफ उड़ाते रहो, फ्लाई टू वेस्ट, यानी कि प्लेन अब दिल्ली लैंड नहीं होने वाला था। और कैप्टन देवी प्रसाद फाइनली अनाउंस करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इंस्ट्रक्शन उन्हें हाईजैकर के द्वारा ही दी गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन D शरण, द प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड, प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन टू द हाईजैकर, थैंक यू। Ladies and gentlemen, this is your captain, D Sharan. The plane has been hijacked. Please be patient and listen to the hijackers. Thank you. IC 814 इंडियन एयर स्पेस में इंटर करने के बाद हाईजैकर ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। सबसे पहले बॉस खड़ा हुआ था, उसके पीछे ही उसके 4 साथी जो लाल कलर का मास्क लगाए हुए थे वे भी पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं और प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। कैप्टन देवी शरण अपनी जान को रिस्क में लेकर इमरजेंसी बटन दबा देते हैं, जिससे कि इंडियन एयर कंट्रोल को सूचना चली जाती है कि आप प्लेन हाईजैक हो चुका है, और इंडियन एयर कंट्रोल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि इंडियन एयर कंट्रोल को पता चल चुका था कि उसका प्लेन हाईजैक हो चुका है। और अफरा तफरी का माहौल तो बनना जायज ही था, क्योंकि आज के समय में अगर किसी मिडिल मैन के घर में उसका लड़का देरी से आए तभी वो कितनी बड़ी बात बन जाती है, आप समझ सकते हो। माँ को कितनी चिंता होने लगती है, बाप कितना विचलित हो जाता है। और हाईजैकर द्वारा प्लेन हाईजैक की अथॉरिटीज को सूचना 4:40 पर दी जाती है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी गलतियां और सिक्योरिटी ब्रीचेज हुए थे। हमारे देश की सरकार के सर्वोच्च नेताओं को भी प्लेन हाईजैक की खबर देरी से मिली। पुलिस और NSG और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन तो था ही नहीं। हमारे नेता बड़े बड़े कदम उठाने से डर रहे थे। जहां पर हमने क्विक एक्शन और मजबूत ठोस कदम उठाने चाहिए थे, वहां पर हम बिल्कुल स्लो और डरे हुए नजर आ रहे थे। इन्हीं गलतियों की वजह से ये प्लेन हाईजैक सक्सेसफुल हो पाया। और क्या गलतियां हुई थी इन्हें मैं आपको आगे वीडियो में समय समय पर बताता रहूंगा। हाईजैक के तकरीबन 40 मिनट बाद यानी कि 5:20 पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को पता चलता है। यानी कि आप सोच सकते हो हाईजैक के 40 मिनट बाद हमारे देश के सर्वोच्च लीडरशिप को पता चले।
और होम मिनिस्टर रहे उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो न्यूज से खबर मिलती है, यानी टीवी देखकर उन्हें पता चलता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो चुका है। कोऑर्डिनेशन के नाम पर तो मजाक ही चल रहा था, हम ये कहें तो कोई बुरा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये सिनेरियो था देश के अंदर का। तो अब वापस आते प्लेन के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा था। हाईजैकर ने कैप्टन देवी शरण से कहा था कि पश्चिम की तरफ उड़ते रहो। तो पश्चिम की तरफ उड़ने का मतलब था कि प्लेन को पाकिस्तान की तरफ ले चलो और पाकिस्तान के लाहौर में इसको हम लैंड कराएंगे। लेकिन कैप्टन देवी प्रसाद ने अपनी सूझबूझ का यहाँ पर परिचय दिया और वे बिल्कुल भी नहीं डरे, उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था यहाँ पर। और उन्होंने उनके साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी हाईजैकर के साथ कि नहीं, हम नहीं जा सकते लाहौर, हमको प्लेन यहीं पर नई दिल्ली में लैंड कराना पड़ेगा। लेकिन हाईजैकर इस चीज पर अड़े हुए थे कि प्लेन को तो हम नई दिल्ली में तो लैंड करा ही नहीं सकते। लेकिन देवी शरण ने भी उनको पूरा फोर्स किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमें फ्यूल की रिफ्यूलिंग करानी बहुत जरूरी है, अगर हमने रिफ्यूलिंग नहीं कराई तो प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो सकती है। तो फिर हाईजैकर को ये था कि उनको नई दिल्ली नहीं जाना। तो वे उनसे पूछते कि हम फिर दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, हम अहमदाबाद और मुंबई में कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। तो ये कहने से वे हाईजैकर समझ जाते हैं कि भाई जब प्लेन मुंबई और अहमदाबाद जा सकता है तो लाहौर क्यों नहीं जा सकता। और कैप्टन देवी शरण चाहते इसलिए थे कि प्लेन को इंडिया में ही लैंड कराया जाए, जिससे कि जो जितनी भी पावर थी ना वो इंडिया के पास ही रहे और एनएसजी अपना अपना काम कर सके और हम प्लेन को दोबारा से रिकैप्चर कर सके, मतलब प्लेन को हाईजैकर से छुटवा सके। अब यहाँ पर कैप्टन देवी शरण बुरे तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि जब प्लेन मुंबई और अहमदाबाद जा सकता है तो प्लेन लाहौर क्यों नहीं जा सकता। इसलिए फिर कैप्टन देवी शरण को मजबूरी में लाहौर के एयर कंट्रोल से बात करनी पड़ती है और लाहौर के एयर कंट्रोल प्लेन को लैंड करने से मना कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं जिस देश में लैंड होगा और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध वैसे भी नहीं है, और फिर हम पाकिस्तान पर आरोप लगाते कि ये प्लेन हाईजैक पाकिस्तान ने कराया। वैसे हम सबको पता है इंडियन को तो कि ये प्लेन पाकिस्तान ने ही हाईजैक करवाया है, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। तो यहाँ पर सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान ने लैंड करने से मना कर दिया और हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि हम अपना जो प्लेन है वो मनवा लेते हैं हाईजैकर को और हाईजैकर मान जाते हैं प्लेन को अमृतसर में लैंड करने के लिए। प्लेन का अमृतसर में लैंड होना पूरे सिनेरियो में भारत के लिए एकमात्र अपर हैंड था और जो अपर हैंड दिलवाया था कैप्टन देवी शरण ने। लेकिन क्या ये अपर हैंड इंडियन गवर्नमेंट अपने पक्ष में बना पाएगी? आपको यह जानना तो बने रहिए हमारी वीडियो में और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अरे नहीं मजाक कर रहा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, इसी में करते हैं कवर इसको। यहाँ पर बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि 176 प्लस 15 क्रू मेंबर की जान का सवाल है, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो प्लेन 7:01 पर अमृतसर में लैंड हो जाता है। आप सब लोगों को यह जानकर भी हैरानी होगी कि पंजाब के उस समय के डीजीपी रहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को भी इस प्लेन हाईजैक की खबर टीवी के माध्यम से मिली, वो भी 6 बजे। आपको मतलब ये शॉकिंग न्यूज है क्योंकि डीजीपी होते हैं एक स्टेट के पुलिस के सबसे बड़े मुखिया और इन्हीं को तो वहां पर सारी सिचुएशन को देखना था। अगर आपको पुलिस के सभी रैंक के बारे में विस्तार से जानना तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा और ये वीडियो काफी डिटेल से बनाया गया है, इसको जरूर देखिएगा। अब अमृतसर में प्लेन रुकने पर पंजाब के स्पेशल जवान यानी स्टेट कमांडो भी ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन चला सकते थे, किंतु दिल्ली का वही ढीले रवैये के कारण यह संभव नहीं हो चुका। दिल्ली गवर्नमेंट को ये ऑपरेशन तो एनएसजी के द्वारा ही चलवाना चाहते थे, किंतु एनएसजी को दिल्ली से आने में समय तो लगने वाला था। इसी कारण रिफ्यूलिंग को भी टाला गया। फिर सोचा गया कि तेल के टैंकर के नीचे कुछ एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड के स्पेशल जवान ले जाएंगे और रनवे के बीच में टैंकर को खड़ा कर देंगे और एटीएस के जवान प्लेन के टायर को पंचर कर देंगे, जिसके कारण प्लेन उड़ ना सके। लेकिन जब प्लेन को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने की बारी आई तब एटीएस के जवानों और टैंकर के ड्राइवर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका। हुआ कुछ यूं कि जो टैंकर का ड्राइवर था वो टैंकर को बहुत ही तेजी से रनवे की तरफ ले जाने लगा, जिससे एटीएस के जवानों को लगा कि वहां पर आतंकवादियों को शक हो जाएगा। फिर उन्होंने उसको स्लो डाउन करने के लिए कहा तो उसने रनवे कुछ साइड की तरफ में टैंकर को ले जाकर रोक दिया, जिससे कि आतंकवादी समझ गए कि दाल में तो कुछ काला और उन्होंने कैप्टन देवी शरण से दबाव बनवाया और प्लेन को कहा कि हमें नहीं करानी रिफ्यूलिंग, इस प्लेन को आप जल्दी से उड़ा लो। और कहते हैं कि जब ये प्लेन उड़ाना तो टैंकर से टकराने से बाल बचा था और अंत में देवी शरण ने कहा कि वी आर ऑल डाइंग नाउ। We are heading towards
भारत सरकार ने एक सुनहरा मौका अपने हाथ से गवा दिया था, क्योंकि अब प्लेन किसी और की सीमा में होगा और जहां पर हमारा राज नहीं चलता है। और ये सब संभव हो चुका खुद भारत सरकार की मेहनत से, क्योंकि भारत सरकार के ढीले रवैये के कारण ये सब पॉसिबल हुआ। अब जानते हैं इन टेररिस्ट के नाम क्या क्या थे। इनके नाम थे चीफ बर्गर डॉक्टर शंकर भोला। जी हाँ, ये इनके निकनेम थे, लेकिन प्लेन में ये इसी नाम का यूज कर रहे थे। चीफ का असली नाम था इब्राहिम अख्तर, जो कि पाकिस्तान के बवालपुर से रिलेटेड था। फिर आता है बर्गर। बर्गर का नाम था सनी अहमद काजी, जो कि पाकिस्तान के कराची से संबंध रखता था। फिर आता है डॉक्टर शाहिद अख्तर सईद, जो ये भी कराची से ही संबंधित था। फिर आता है शंकर। शंकर का नाम था शक्कीर, जो कि ये सुकूर से रिलेटेड था पाकिस्तान के। फिर आता है भोला जहूर मिस्त्री, ये भी कराची से ही संबंधित था। और ये सब पांचों के पांचों पाकिस्तान से तो ये तो अब ये कोई संयोग की बात नहीं है कि इन सब का पाकिस्तान से होना, इसमें पाकिस्तान का हाथ ना हो। इन सब की डिमांड थी कि 36 कैदियों को रिहा किया जाए। आतंकवादी थे वे, जो भारत की अलग अलग जेलों में बंद थे। और ये डेड बॉडी चाहते थे सज्जद अफगानी की, जो कि फाउंडर मेंबर था हरकत उल मुजाहिदीन का। और ये सभी कैदी और ये खुद 5 भी इसी संगठन से संबंधित थे, हरकत उल मुजाहिदीन से। सज्जद अफगानी का नाम अफगानी इसलिए पड़ा था क्योंकि इसने सोवियत अफगानी वॉर में भाग लिया था, और इसका इंडियन आर्मी ने इसका एनकाउंटर किया था सोपिया में। और ये पाक में एक्टिव था, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में एक्टिव है ये ग्रुप। साथ ही इन्होंने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी डिमांड रखी थी भारत सरकार के सामने। अब IC-814 अपनी अगली मंजिल के लिए निकल पड़ा था। 7:49 पर उसने अमृतसर इंटरनेशनल हवाई अड्डे से अपनी उड़ान भर दी थी। अब वो जा रहा था लाहौर पाकिस्तान में। और जब वो लाहौर में पहुंचता है तो वो वहाँ की एयर कंट्रोल से परमिशन मांगता उतरने की, तो पाकिस्तान साफ मना कर देता है कि आप हमारे एरिया में नहीं उतर सकते। यहाँ तक कि वो अपनी लाइट को, जो रनवे पे स्ट्रिप होते हुए सारी लाइटों को बंद कर देता है, जिससे कि लाहौर के एयरपोर्ट पर ये हाईजैक प्लेन ना उतर पाए। लेकिन कैप्टन डेविस शरण बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम ज़्यादा देर हवा में रह पाए, लेकिन लाहौर एयर कंट्रोल भी नहीं मान रहा था। तो इसीलिए कैप्टन डेविस शरण को मजबूरी में एक हाईवे पे लैंडिंग करानी पड़ी। जब वो बहुत ही नज़दीक चले गए हाईवे के, तो तब उन्हें पता चला कि अरे ये आगे तो हाईवे है। तो वो फिर आखिरी बार रिक्वेस्ट करते हैं लाहौर से कि प्लीज़ हमारे विमान को उतरने दीजिए। और फिर पाकिस्तान इसकी इमरजेंसी को समझता कि भी है कि भाई इससे तो हमारा ही नुकसान होगा, हमारे लोगों का लॉस होगा, और हमें इनको यहाँ पर लैंडिंग करने देना होगा। तो ऐसे कर 8:07 पर लाहौर के एयरपोर्ट पर भारत के हाईजैक प्लेन की लैंडिंग हो जाती है। लाहौर जल्दी से रिफ्यूलिंग करता है प्लेन की और उनको कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। और इसी अफरा तफरी में हमारा प्लेन यहाँ से उड़ चपड़ता है अपनी नई मंजिल की तरफ। फिर वो पहुँचता ओमान के पास। पहले तो वो इसको कंधार में, अफगानिस्तान के कंधार में उसको लैंडिंग कराना चाहते थे, पर रात में नहीं है। कंधार के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वो रात में किसी प्लेन की लैंडिंग करा पाए, इसलिए ये प्लेन आगे निकल जाता है। फिर जाता है ये ओमान के पास। ओमान भी इनको मना कर देता है। फिर ये प्लेन जाता है दुबई में। दुबई के में भारत सरकार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर उनके कमांडर ऑफ द एयरफोर्स एंड द एयर डिफेंस ऑफ दुबई मोहम्मद बिन जायद को मनाते, और वहाँ पर फाइनली ये परमिशन दे देते हैं कि आप दुबई के अल मिनांद एयरबेस पर लैंड कर सकते हो। और हमारा प्लेन वहाँ पर लगभग 3 बजे, अगले दिन के 3 बजे वहाँ पर लैंड होता है। फाइनली यहाँ पर जाकर 26 पैसेंजर को वो छोड़ देते हैं। इनमें से एक डेड बॉडी होती है। जी हाँ, एक बंदे की हत्या हो चुकी थी। उनका नाम था रूपिन कटियाल, जो कि 25 साल के थे और वे गुरुग्राम के रहने वाले थे। कहते हैं कि इनकी शादी को केवल 15 दिन ही हुए थे और ये नेपाल हनीमून मनाने के लिए गए थे। इनको मारा था जहूर मिस्त्री ने, वो भी चाकू से मारा था, ब्रूटली स्टैब करके। जिन 26 व्यक्तियों को छोड़ा गया था उनमें ज़्यादातर बच्चे, महिला और बूढ़े व्यक्ति थे। और इनको वहाँ पर रिसीव करने गए थे हमारे उस टाइम के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव, क्योंकि स्पेशल फ्लाइट, स्पेशल जहाज उनके लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा भेजा गया था वहाँ पर। और यहाँ पर दुबई की सरकार से इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि हम यहाँ पर अपना एक कमांडो ऑपरेशन चला सकते हैं, हमें आप उसको चलाने की परमिशन दीजिए। पर जब हम अमृतसर में जो काम नहीं कर पाए अपने देश में, वो हम दूसरे देश में कैसे कर सकते थे? और वही हुआ, दुबई ने परमिशन नहीं दी। दुबई में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे इंडियन एम्बेसडर केसी सिंह और काउंसिल जनरल अशोक मुखर्जी। ये दोनों गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें जहाज को देखने दीजिए, और यहाँ तक कि दुबई की गवर्नमेंट उन जहाज को देखने की भी परमिशन नहीं देती है। और
मोहम्मद बिन जायद के छोटे भाई मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ऑफ दुबई अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने CNN एक प्राइवेट न्यूज चैनल को उसकी लाइव कवरेज, हमारे जो जहाज था IC-814 की लाइव कवरेज करने की परमिशन दे दी थी। और ये बात एक छोटी सी कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमारी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चरमरा गई थी। उस समय पर हमें लगता है कि हमें कोई देश, बाहर का देश जानता भी नहीं होगा हमारे साथ ऐसा किया। एक CNN, एक प्राइवेट न्यूज चैनल जो कि अमेरिका का था, क्या अमेरिका की उसके न्यूज चैनल को भी परमिशन मिल गई और हमारे जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी परमिशन नहीं मिली। ये भारत सरकार की एक सबसे बड़ी कहीं तो खराबी और कमी हमारी निकल कर यहीं पर एक और आई थी। फिर क्या था, आपको क्या लगता है हम यहाँ पर कोई कमांडो ऑपरेशन कर इसको छुटवा लेंगे हमारे प्लेन को? नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला। प्लेन फिर से अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ता है और अब थी कंधार, अफगानिस्तान। और जी हाँ, यहीं ये इसकी लास्ट डेस्टिनेशन यहीं होने वाली थी। तो फिर ये प्लेन पहुंचता है कंधार में, और कंधार में इस प्लेन के जाते ही चारों तरफ से तालिबान की सेना ने इसको घेर लिया था। जी हाँ, उस समय 1999 के दौर में तालिबान का राज अफगानिस्तान पर था और आज भी तालिबान का राज अफगानिस्तान पर ही है। चारों तरफ से उसकी आर्मी ने क्यों घेरा था, तालिबानियों ने उसको क्यों घेरा था? वो इसलिए घेरा था क्योंकि भारत कोई कमांडो ऑपरेशन कंडक्ट न कर पाए। पर मुझे तो लगता है कि इनको फ्री रहना चाहिए था। जब हम अमृतसर में ही नहीं कर पाए तो यहाँ क्या खाक करेंगे? मुझे तो लगता है यहाँ पर तालिबान उस नीति पर चल रहा था, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नहीं, मुझे अपने देश की आर्मी और कमांडो पर शक नहीं है। हाँ, लेकिन उस टाइम का 1999 का नेतृत्व ने कहीं ना कहीं खामियाजी और वहाँ पर हम कमजोरी दिखाई थी। अब तालिबान में हम बात करने भेजते हैं। जी हाँ, मैंने हाईजैकर नहीं कहा यहाँ पर तालिबान, क्योंकि हाईजैकर को अपनी डेस्टिनेशन पर वे विमान पहुंचा चुके थे। अब बात तो सिर्फ तालिबान से ही करनी थी। तालिबान हमको ऑफर भी देता, हम तालिबान से भी कहते हैं कि हमें यहाँ पर कमांडो ऑपरेशन करने दो, पर वो कहाँ करने देने वाला था। तो फिर यहाँ पर हमारे इस तरफ से, इंडिया की तरफ से भेजे जाते हैं अजीत डोवाल, जो आज के करंट सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं। इनके साथ और भी महत्वपूर्ण लोगों का डेलीगेशन जाता है, पर नेगोशिएशन करने वाले ये ही प्रमुख व्यक्ति थे। कि अगर आपको अजीत डोवाल के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री जाननी है तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अजीत डोवाल बहुत अच्छे से नेगोशिएशन करते हैं और 36 की जगह वो 3 पर ले आते हैं, यानी कि हमको सिर्फ अब 3 आतंकवादियों को रिलीज करना था और पैसे की बात तो थी नहीं, पैसे की बात तो खत्म हो गई थी। इनमें थे जो मेन नाम थे वो थे मौलाना मसूद अजहर अलवी, ये सबसे मेन थे। फिर थे सैयद ओमर शेख, फिर थे मुश्ताक अहमद जरगर, इसको क्या मेरे को प्रोनाउंसिएशन करनी नहीं आ रही। हाँ, इन 3 लोगों को देकर हम अपने 191 पैसेंजर को तो सेफली ले आए थे, पर आप नहीं जानते कि हमने 191 के बदले कितनी जानों को दांव पर लगा दिया था। इनमें से सबसे मशहूर आतंकवादी रहे मौलाना मसूद अजहर अलवी, जिसने बाद में जैश ए मोहम्मद को बनाया। जी हाँ, ये वही संगठन है जो कश्मीर में आज भी एक्टिव है और वहां के लोगों को भड़का रहा है हमारे खिलाफ। 2001 में पार्लियामेंट पर हुए अटैक में भी इन आतंकवादी का हाथ था। 2019 में हुआ पुलवामा अटैक, जिसमें CRPF के कितने जवान शहीद हुए थे, उसमें भी मौलाना मसूद अजहर का हाथ। नेक्स्ट आता है सैयद उमर शेख। सैयद उमर शेख 9/11 के अटैक में शामिल था और उसने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में भी इसका नाम है। हाँ, इसने अमेरिकी पत्रकार की हत्या की तो अमेरिका ने इसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से इसको फांसी की सजा तो दिलवा दी थी, लेकिन क्या लगता है इसको फांसी हो पाएगी? जी नहीं। इसकी ये आज भी कराची की जेल में बंद है और इसकी फांसी की सजा बढ़ती रहती है, यानी कि टलती रहती है। और फिर आता मुश्ताक अहमद जरगर। जी हाँ, ये है आज के समय में पाकिस्तान में, और ये भी कश्मीर के लोगों को भड़काने में इसका भी बड़ा हाथ है। 31 दिसंबर की तारीख को हमारे 191 पैसेंजर रिहा हो जाते हैं, यानी कि वो कंधार से भारत वापस लौट आते हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब मेन बात ये आती है कि उस समय गलतियां क्या हुई थी। उस समय गलतियां सरकार से भी हुई थी और उस समय की मीडिया से भी गलती हुई थी। उस समय की मीडिया से क्या गलती हुई थी? उस समय की मीडिया अपने एथिक्स और देश को कुर्बान कर दिया था। उसने जो उस समय की मीडिया थी उसने सभी के सभी ज्यों का त्यों, जैसे जो जिन परिवार के लोग वहां पर हाईजैकर ने किडनैप कर रखे थे उनको वो वैसे की वैसी सिचुएशन दिखा रहे थे। हम मीडिया उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं दिखा सकती क्योंकि उस समय उनके परिवार रो रहे हैं, जिससे अगर आप ऐसी खबरें बार बार दिखाओगे तो इससे सरकार पर नाजायज प्रेशर बनता है। और उस समय का विपक्ष भी अपनी एथिक्स मोरल को भूल चुका था, वो भी सरकार पर अनचाहा जो बिल्कुल बनता ही नहीं वो दबाव बना रहा था, और सरकार भी इन लोगों के दबाव में आ गई और उन्होंने उन 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया। अंत में सवाल आता है कि क्या इन 3 आतंकवादियों को छोड़ना
कोई समझदारी की बात थी? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं प्रैक्टिकली जवाब दूंगा, जी बिल्कुल नहीं, ये कोई समझदारी की बात नहीं थी। इनका हर्जाना हमें आगे जाकर कई गुना चुकाना पड़ा है। और मैं तो कहता हूं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर देना चाहिए। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, हम उसके बदले किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम पैसा दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे, बार बार इनको छोड़ते रहेंगे, तो फिर न फिर आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे और वो ऐसी जो जैसी आज करंट सिचुएशन बनी थी ये पीछे, तो ये आगे भी बनती रहेगी और इनका कोई भी अंत नहीं होगा। हाँ, आज के समय में हमने अपनी सिक्योरिटी को, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को काफी तेज कर दिया। आगे चलकर तो आतंकवादी एयरपोर्ट पर भी हमला करने लग जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम फिर से कोई समझौता करेंगे? जी नहीं, हम ऐसा समझौता नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल कानून आना चाहिए। और आपको क्या लगा ये 5 आतंकवादी बाद में पकड़े गए? जी नहीं, तालिबान के कमांडर ने इनको खुद वैन में बिठाकर वो उनको पाकिस्तान की सीमा में छोड़कर आए थे। तो इसमें तालिबान का भी हाथ तो जाहिर सी बात नजर आ ही रहा है। और वे 5 आतंकी भी खुले घूम रहे होंगे और ना जाने वे कितने और बेगुनाह लोगों की हत्या करने की सोच रहे होंगे। तो आगे आपको उस समय के कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। मतलब उस समय इन वीडियो से आगे आने वाली कुछ क्लिप से आप समझ जाओगे उस समय में कैसा सिनेरियो चल रहा था। उस समय एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे जसवंत सिंह की मीटिंग में भी इनके परिवार वाले जो होस्टेज हैं उनके परिवार वाले घुस जाते हैं। is neck deep in this dirty game of hijacking. That denial doesn't carry any weight. What evidence do you have, sir? We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. What evidence, sir? Pardon? What is the evidence that you have? We will publish it when time comes. Isn't it important to hear that evidence now, sir? Are you planning to? Sir, is there evidence? आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने थंबनेल पर पहला और आखिरी प्लेन हाईजैक लिख रखा है। तो वो कैसे? ये पहला और आखिरी सक्सेसफुल प्लेन हाईजैक है। यानी कि इसमें जिसने हाईजैक किया था ना, वे बच के निकल गए, ना उन्हें सजा हुई ना कुछ हुई। लेकिन 1982 में कुछ सिखों ने भी एक प्लेन हाईजैक किया था इंदिरा गांधी से नाराज होकर। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान की मदद से हमने वो प्लेन को हाईजैकर से छुटवा लिया था। अब पाकिस्तान का रोल इसमें कैसे आया, तो इसके लिए कमेंट करना मेरे भाई। मैं इस पे भी एक नई वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। और आपको इस बात के बारे में जानना है कि हम प्लेन में वाई वी यूज एरोप्लेन मोड इन प्लेन, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में फिर से। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे जो मोटिवेशन देता मैं वो बयान नहीं कर सकता। और आपको जो वीडियो के बारे में जो भी थॉटफुल, जो भी आपके मन में विचार आए हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मेरी कमियों के बारे में बताइएगा और अच्छाइयों के बारे में भी जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ता हूँ और उन्हीं कमेंट से मैं अपना एनालाइज भी करता हूँ कि वीडियो में क्या कमी रही थी और क्या खामियां रही। तो मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में। तो मेरी तरफ से आप सभी को राम राम।